Hello students, welcome to MCOM Final EAFM Paper 3rd. इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, चैप्टर फर्स्ट, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो अध्ययन करना है उसमें उसकी रूपरेखा क्या होती है, उसका सामान्य परिचय क्या है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना है। तो भारत में बैंकिंग कार्य प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। आधुनिक बैंकों के विकास के पूर्व भी भारत में बैंकिंग कार्य किया जाता था। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उद्भव लगभग 17वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मुद्रा के लेन देन यानी बैंक व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। भारत में राजा महाराजाओं, बादशाहों, नवाबों के युग में धन के विनिमय का उल्लेख मिलता है, जिसमें बड़े व्यवसायी व धनिक लोग जनता का धन जमा करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उधार भी देते थे। इन धनिक लोगों को उस समय का बैंक कहा जा सकता है। भारत में देशीय बैंकिंग प्रणाली प्रचलित रही है, अर्थात धनिक, सेठ, व्यापारी, महाजन, साहूकार जनता का धन सुरक्षित रखते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर जनता को ऋण भी प्रदान करते थे। जहाँ तक प्रश्न वैदिक युग का है, इस युग में भी धन के लेन देन की परंपरा का उल्लेख मिलता है तथा धन उधार देने वाले आधुनिक बैंकों की तरह सेवाएं देते थे। 17वीं शताब्दी में रोमन सभ्यता के पतन के बाद आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ था। यहूदियों ने बैंकिंग कार्य प्रारंभ किया। विश्व में वर्ष 1609 में हॉलैंड में पहला आधुनिक बैंक ऑफ एम्स्टर्डम के नाम से स्थापित किया गया। इसके पश्चात जर्मनी में वर्ष 1619 में बैंक ऑफ हम्बर्ग तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित किया गया। अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात भारत में भी आधुनिक बैंकिंग का श्रीगणेश प्रारंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए तथा एजेंसी गिरोहों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप देश की बैंकिंग संरचना में देसी बैंकों का आधुनिक विकल्प विकसित होना शुरू हो गया था। यह एजेंसी गृह यूरोपीय लोगों द्वारा नियंत्रित ऐसी संस्थाएं थी जो बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी करती थी। वर्ष 1809 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास की स्थापना के साथ ही देश में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ तथा संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में बैंकिंग संस्थाएं स्थापित होने लगी। वर्ष 1920 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक था। इसे सरकारी कोष रखने, समाज शोधन गृह का कार्य करने आदि विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। वर्ष 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात इंपीरियल बैंक के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिए गए थे। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में रखा गया। इस बैंक के साथ ही 7 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक के सहयोगी बैंकों के रूप में स्थापित किया गया।
इसे भारतीय स्टेट बैंक के सहायक शाखाओं के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे हैं। देश में पहली बार सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग संस्था की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार कर देसी बैंकरों तथा महाजनों के स्थान पर संस्थागत वित्त का विस्तार करना था। साथ ही व्यापारिक बैंकों को सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग कर उन्हें कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि के विकास के लिए प्रवृत्त करना था। भारतीय स्टेट बैंक की सफलता को देखते हुए वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों तथा वर्ष 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप देश का लगभग 90% बैंकिंग व्यवसाय राष्ट्रीयकृत बैंकों के हाथों में अपने आप समाहित हो गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी बैंकों का समावेश वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इस प्रकार त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग संरचना तथा द्विस्तरीय दीर्घकालीन साख व्यवस्था के अंतर्गत भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक नया मोड़ वर्ष 1975 में दिखाई दिया, जब सुदूर आंचलिक क्षेत्रों में साख सुविधाएं पहुंचाने हेतु व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग परिवेश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की साख आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्थापित किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं ग्रामीण विकास के महत्व को देखते हुए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के रूप में स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु साख का नियमन करना तथा शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से ग्रामीण विकास के लक्ष्य प्राप्त करना। यह संस्था ग्रामीण साख प्रदान करने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करती है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु तथा एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु साख उपलब्ध करने के लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विविध रूप दिखाई देते हैं। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के रूप में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हाईटेक बैंकिंग का विकास हुआ तथा नवोन्मेष बैंक स्थापित हुए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में देश के आर्थिक विकास के साथ साथ परिवर्तन भी होने लगे, जहां देशीय बैंकिंग प्रणाली से देश में बैंकिंग का कार्य प्रारंभ हुआ, वहीं आज उच्च तकनीकी युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग प्रणाली स्थापित हो चुकी है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप देश की बैंकिंग संरचना के कई रूप विकसित हुए हैं, जिसका विस्तार आगे के वीडियो में आपके सामने किया जाएगा। अब आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली। इंडियन बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की बैंकिंग प्रणाली का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंकिंग प्रणाली में किसी भी देश में कार्य करने वाली बैंकिंग संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली में केंद्रीय बैंक से लेकर उस समस्त बैंकिंग संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी न किसी विकास क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, गृह निर्माण आदि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि सबसे पहले क्या सिस्टम इसमें बैंकिंग सिस्टम में कैसे कैसे बैंकों को विन्यासित किया जा सकता है या रखा जाता है। तो सबसे ऊपर हमारे पास आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली, और इसमें सबसे पहले जो काउंटिंग होती है केंद्रीय बैंक
एवं मौद्रिक प्राधिकरण आता है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आता है। फिर शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं आती है। शीर्ष बैंकिंग संस्थाओं में विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात आयात बैंक शामिल होते हैं। विकास बैंक के अंतर्गत IDBI बैंक, IFCI, ICICI, NHB, SIDBI, UTI, LIC और GIC। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक। उसके बाद निर्यात बैंक में सिर्फ भारतीय निर्यात बैंक, निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक सम्मिलित किए जाते हैं। ये हमारा बैंकिंग सिस्टम है, भारत का बैंकिंग सिस्टम। और इसमें बैंकिंग संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और औद्योगिक विकास बैंक। व्यापारिक बैंकों में विदेशी वाणिज्यिक बैंक और भारतीय वाणिज्यिक बैंक। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो आते हैं वो स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक आता है। और स्टेट बैंक के अंतर्गत आते हैं इसके सहायक बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। निजी क्षेत्र ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों में आता है परंपरागत बैंक और नवोन्मेष बैंक। सहकारी बैंकों के अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियां, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। भूमि विकास बैंक के अंतर्गत आते हैं राज्य भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंकों के अंतर्गत आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में आते हैं अखिल भारतीय बैंक, ऑल इंडिया। तो दूसरा आता है राज्य स्तर, स्टेट लेवल। तो अखिल भारतीय में आता है IFCI, ICICI और IDBI। राज्य स्तर में आता है राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास बैंक। तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम है जो पूरे भारत में कार्यरत है। धन्यवाद।